I was a child. Yes, Papa. नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमने हाल ही में आपको बॉलीवुड जगत के तमाम डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स से बात करके उनकी सोच समझाई और बताई दी। हमने तिग्मांशु धूलिया से बात की, वरुण ग्रोवर से उनकी फिल्म ऑल इंडिया रैंक के बारे में बात की। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और फिल्म के बारे में बात करने के लिए। इसका नाम है यस पापा। ये एक फिल्म तो नहीं, लेकिन समाज का वो सच है जो अक्सर कार्पेट के नीचे रहता है। हमारे साथ इस फिल्म के निर्देशक, इस फिल्म के एक्टर्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर उनको दिखाया जाए। हमारे साथ अनंत महादेवन हैं जो कि बहुत सीनियर एक्टर हैं। हमारे साथ सैफ हैदर हसन साहब हैं जो कि फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, और गीतिका त्यागी हैं, एक्ट्रेस हैं, और हमारी तरह एक जर्नलिस्ट भी पहले और अब बॉलीवुड में इस अच्छे सब्जेक्ट के साथ इस फिल्म को लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले हैदर साहब, यस पापा का हमने प्रोमो देखा है और जी। प्रोमो बताता है कि अक्सर हमारे घरों में उन बातों पर चर्चा नहीं होती, समाज में उन बातों पर चर्चा नहीं होती है। लोग जानते हैं, आंख बंद कर लेते हैं या घबराते हैं उन बातों पर बात करने से कि कैसे एक लड़की को उसी का पिता सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। तो पहले तो इतना ब्रेव सब्जेक्ट लेकर के उसको फिल्म बना करके लोगों के सामने लेके आने का इतना ब्रेव ख्याल, और फिर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो शुक्रिया हम लोगों को ये मौका देने का कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी बात रख सके। मैं इसको ब्रेव मैंने कभी माना नहीं। मुझे लगा कि इस पे फिल्म बननी चाहिए। फिल्म इसलिए क्योंकि हमें यही आता है करना। हम डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते, हम किताबें नहीं लिखते। ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट पे पहले बात नहीं हुई कभी। पिंकी विरानी की एक किताब है बहुत ही प्रसिद्ध, बिटर चॉकलेट। वो उसमें वन ऑफ द चैप्टर्स इज अबाउट दिस। दूसरा, अखबार, मैं बात कर रहा हूं जब मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की थी, अखबार हफ्ते में 4 बार इस सब्जेक्ट को कवर करते थे। फिर क्या हुआ कि हमारी जो बीवी हैं सादिया, वो एक ऑर्फनेज गई और वहां पे वो एक रियल लाइफ विक्टिम से मिली who was sexually abused by her father. I think इस फिल्म का जेनेसिस वहां से हुआ। मैं सच बताऊं तो मैंने ये जो वर्ड्स हैं ब्रेव, ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आए। बस मुझे ये लगा कि ये एक सब्जेक्ट है, ये विषय है, ये कहानी है जिसको मुझे सुनाना है, और इसलिए ये फिल्म बनी और अब ऑडियंस के सामने आ रही है 29 तारीख। 29 तारीख को आ रही है। हसन साहब, एक बस छोटा सा वाक्य बता। जब गीतिका से बात हुई तो गीतिका ने बोला कि क्या फिल्म के बारे में कुछ और बात करना चाहते हैं आप, हैदर साहब से बात कर लीजिए, आपको बता देंगे। क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट हैं और हमारी जिंदगी में भी तमाम अक्सर बार ऐसी कुछ कहानियां सामने आते हैं। एक हमारे पुलिस ऑफिसर दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि उनके सामने एक किस्सा आया कि उनकी एक कंप्लेनेंट आई लड़की, उसने बताया उसके फादर उसके साथ पिछले 3 साल से रेप कर रहे थे। वो प्रेग्नेंट भी हुई और उसकी माँ ने ही उसका एबॉर्शन कराया। और उसने ये भी कहा कि उसकी माँ ही रोकती थी कंप्लेन करने से उसको। जी जी। रोकती थी, तकलीफ में रहती थी, लेकिन फिर भी कहती थी कि शिकायत नहीं करनी है पुलिस से, समाज में बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे। और फिर उस ऑफिसर ने पुलिस FIR दर्ज करी और फिर उस आदमी को अरेस्ट किया। तो मतलब घर से ही ऐसे विक्टिम्स को अक्सर सपोर्ट नहीं मिलता है। जी। तो मैं वो बताता हूँ, ये जो मैंने किस्सा बताया था कि जहाँ मेरी बीवी मिली थी इस लड़की से ऑर्फनेज में,
फादर आई थिंक जेल में था, लेकिन माँ उसके पीछे पड़ी हुई थी कि बेटा केस को विड्रॉ करो। वो लड़की अब एक बड़े हॉस्पिटल में नर्सिंग कोर्स कर रही थी उस वक्त, आई एम श्योर अब वो नर्स हो चुकी होगी। दूसरा मैं आपको वाकया ये बताता हूँ कि हमने ये स्क्रीनिंग की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट आई बिजनौर से। वो टेक्निकल विटनेस थी एक ऐसे केस में जहां पे फादर ने बेटी के साथ रेप किया था, और माँ जो थी सपोर्ट में नहीं थी। जब उस लड़की की शादी हुई, उसके शौहर ने, उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया और फिर एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन माँ नहीं कर रही थी। तो ये एक फैक्टर है, इनफैक्ट हमने ये फिल्म में भी कवर किया है कि माएँ अक्सर, चाहे वो रेपुटेशन की वजह से हो या माली हालत की वजह से हो, कि जो मर्द है, जो प्रेडेटर भी है, उसको वो ऑफेंड नहीं करना चाहती, उसको बुक नहीं करना चाहती कानून में, क्योंकि हाउ द हाउस रन। और बाकी ये कि समाज क्या कहेगा। तो समाज ये नहीं सोचते लोग, फैमिली मेंबर्स के, समाज प्रेडेटर के बारे में क्या कहेगा, उसको जेल में होना चाहिए। प्रश्न उठता है विक्टिम पे, हमेशा गर्ल चाइल्ड पे हमेशा। उठता है प्रश्न। तो ये प्रॉब्लम, ये डायनामिक्स है अनफॉर्चुनेटली, और हम ग्रैपल कर रहे हैं इन चीजों से एज अ सोसाइटी। बिल्कुल, फिल्म में ये सवाल उठाए। ये फिल्म में सवाल उठाए हैं। अनंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप जैसे इतने सीनियर एक्टर हैं इस फिल्म में आप एक पिता का किरदार निभा रहे हैं, और फिल्म की लिमिटेड रिलीज है दिल्ली और मुंबई में, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम इस फिल्म के बारे में बात करें, क्योंकि द रेड माइक वही मंच है जहाँ पर उन आवाज़ों को हम लोग मजबूत करने की कोशिश करते हैं जिनको लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। आनंद साहब, एंड में मैं गीतिका की तरफ आऊंगा कि जब फिल्म हम लोग देखेंगे, तो जब फिल्म देख करके हम निकलेंगे, हम अपने साथ क्या लेकर के जाएंगे फिल्म से? जब हम उस थिएटर हॉल में घुसेंगे और हम थिएटर हॉल से बाहर निकलेंगे, क्या कुछ बदलेगा हमारे अंदर? देखिए, बदलेगा, अगर बदलेगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे क्योंकि कभी कभी इस तरह के आंदोलन या ऐसे नहीं लाते हैं, लेकिन अवेयरनेस है वो बहुत बहुत बढ़ेगी इसके साथ। कहते इस फिल्म में जिस तरीके से ये जो नासूर है उसको दिखाया गया है, वो तरीका ही एक नॉवल स्ट्रक्चर है देखा है। आप अगर इस चीज को एक तरह से इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो एक अलग तरीके से समझाया गया है, दिखाया गया है, और इस पॉलिस के साथ निभाया गया है कि आज शायद देखिए अंग्रेज लैंग्वेज, और आप we will be shocked with the kind of treatment that this film of, क्योंकि जितना आप देखना चाहते हैं वो कुछ नहीं आप देख पाते, क्योंकि तब ऑफ, लेकिन जो इम्पैक्ट, जो असर आपको होना चाहिए वो दुगना असर। तो मेरे ख्याल से कुछ तो देखने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और एक तरीके से सबके साथ एक डिस्कशन, एक और तो से which की create more awareness than before। पेपर्स तक ये सीमित रहा है, पेपर्स के न्यूज़ हेडलाइंस तक सीमित रहा है। सिनेमैटिकली इस सीन्स को टैकल नहीं किया गया है, और जिस तरीके से ये जो ट्रीटमेंट इस फिल्म को दिया गया है सैफ हसन के जरिए, वो आपको झंझोड़ कर रखेगा, और वो उसकी नॉवेल्टी है। अनंत जी, एक फादर, एक वो पिता जो अपनी बच्ची के साथ रेप करता है, उस किरदार को निभाना, यहाँ आवाज नहीं आ रही है। अ, हमें आपकी आवाज आ रही है सर साहब? सुनाई देता है मुझे, आप जी, जी सैफ साहब, आनंद जी, हम बोल रहे थे कि एक प्रेडेटर फादर का किरदार निभाना जो अपनी बेटी का बलात्कार करता है, और उसे पर्दे पर वैसे ही निभा लेना कितना मुश्किल था। तो मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी कितना चुनौती भरा था, इसके बारे में बताइए। फुल ऑफ चैलेंजेस, चुनौती भरा हुआ था इसमें। और
मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था जिसके पास मैं जाके पूछूं या बात करूं या रिसर्च करूं कि इस तरह के लोग कैसे बर्ताव करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता होगा कि वो इतना डरावना काम कर सकते। तो this was totally left to the actor in me या the director who was हेलो, directing me कि ये किस तरीके से हो सकता था, किस तरीके से आप इसको पिच कर सकते हैं। क्या आप एकदम भयानक लगेंगे, क्या एकदम इस तरह खुश लगेंगे, सबके लिए हॉरिफाइंग एक पिक्चर ये करेंगे, या एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई सस्पेक्ट नहीं करता है, जिसको नहीं जो किसी को मुझे पता नहीं है इस तरह का आदमी अच्छा आदमी है, जेंटलमैन है, अनस्क्रूपलस है, रेपिस्ट है, डिकॉइंग है, टेररिस्ट है, क्या है, तो वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उस कैरेक्टर में है उसको हमने पिच किया उसमें कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना प्यारा जो आदमी है, इतना नॉर्मल जो आदमी है, इतना लविंग जो आदमी है, सोचो जरा जब वो बच्ची होगी, जब 2 साल 3 साल की बच्ची होगी, उसको आदमी कितना प्यार किया होगा उस आदमी। और जब वो बड़ी हो गई 13-14 साल में, तो इस उसका दिमागी हालत एकदम बदल गया है, वो अलग तरीके से सोचने लगा है। तो सच अ विजन ऑफ द ह्यूमन साइकी के इसको अगर आप ऑब्वियसली लाउड या ओवर द टॉप करते तो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता, बहुत ही वो पल्सिव हो जाता। तो हमने उसको एक ऐसे नॉर्मल लेवल पे प्ले किया है कि लोगों को होगा वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल द मोर बिकॉज हम ऐसे लोग नहीं हैं कि इस तरीके से सोच सके। हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा चलो अगर किसी का खून करना है तो हम अपने आप को उस तरह के मेंटल बिल्डअप कर सकते हैं कि यार चलो ये आदमी इसका खून कर सकता है, ये आदमी यहाँ से कुछ उठा के जा सकता है। ठीक है, एक बाप बेटे के साथ ये करना, ये तो सोच ही नहीं सकते, अनथिंकेबल। सो जो अनथिंकेबल है उसको आप कैसे रियलिस्टिक बनाएंगे, इतना बड़ा चैलेंज था एक एक्टर के सामने और मेरे साथ। और हमने उसको एक अलग एक टच दिया, एक म्यूजिशियन का टच दिया, एक संगीत प्रेमी का टच दिया, और एक आर्टिस्ट का टच दिया कि एक आर्टिस्ट क्या एक डेवलिश आदमी भी बन सकता है, क्या एक आदमी के अंदर 2 levels ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट कर सकता है। ये लेकर इस क्वेश्चन को लेकर हमने इसका कैरेक्टर बनाया और इसका पोर्ट्रेल किया। ठीक है। गीतिका, आप इसलिए आखिरी में आ रहा हूँ क्योंकि आपने उस लड़की का किरदार निभाया है जिसे बचपन में उसके पिता सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, बलात्कार करते हैं, और फिर जो प्रोमो समझ में आ रहा है, फिर आप उनकी हत्या करती हैं, फिर वो ट्रायल चलता है, उसमें एक आपका डायलॉग है प्रोमो में, वकील आपसे पूछता है कि आपके पास क्या सबूत है, फिर आप कहती हैं उसे कि मेरी आंखों में देखो। क्या जब ये रोल आपको मिला तो क्या आपने कुछ ऐसे विक्टिम से बात किया, कैसे इसे आत्मसात कर लिया, कैसे अपनाया इस रोल को, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमें ये मंच देने के लिए। और मैं शुरू करूंगी इस बात का जवाब देना, पर उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारी कहानी है, जिस जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है, वो एक अत्यंत मतलब बहुत ही संवेदनशील और गहरे विषय में है। जैसे बचपन में हुए यौन शोषण को इतना अनुभव करना और उसी के साथ जीना और बड़े होना एक संवेदनशील और एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने की इसको जरूरत थी। तो आधी बैटल तो वहीं पे हमने जीत ली जब ये बहुत सेंसिटिव तरीके से हमें हमारे सामने आई। अब इसमें इस कैरेक्टर को ढालने की जहां तक बात थी, वो कुछ कुछ रेफरेंसेस मैंने अपनी खुद की जिंदगी से लिए। एज अ वुमन, एज अ गर्ल, हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे रेफरेंसेस होते हैं जो हमें कई बार वायलेशन का एहसास दिला जाते हैं, कई बार हमें हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन और छोटी मोटी एम्बैरेसमेंट का भी एहसास दिला जाते हैं, और हम
हम सभी के पास इस तरीके के कुछ न कुछ चुनिंदा वाक्य होंगे। तो कुछ तो वो थे कि वो फ्रस्ट्रेशन एज अ वुमन कैसा लगता होगा, एज अ लड़की कैसा लगता होगा, तो वो रेफरेंसेस थे। बट ऐसा पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं था, और उसके लिए मैं खुद को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट मानती हूँ कि नहीं था। तो इसके लिए मुझे ऐसे कुछ किस्से जानने, पढ़ने ऐसों की जरूरत थी जिनसे मैं इन रेफरेंसेस को ले पाऊँ। तो मुझे कुछ एक जीता जागता उदाहरण तो नहीं मिला। हाँ, मैंने बहुत न्यूज़ में पढ़ने की कोशिश की, गूगल पे फाइंड आउट करने की कोशिश की, अपने लॉयर फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनके पास काफ़ी किस्से निकले। तो दोनों का मिश्रण बना के तो जो जोड़ निकला, तोड़ निकला, उससे मैंने ये किरदार बुना। और इसके अलावा मैंने हमारे जो डायरेक्टर हैं सैफ, उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातचीत करी, क्योंकि एज सच जब हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी तो स्क्रिप्ट नहीं थी, विद डायलॉग्स, वो कॉन्सेप्ट था। और फिर स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी, और उसके बाद जो विनीता का कैरेक्टर है, जो जो मेरा कैरेक्टर है, उसके लिए उसके हाव भाव से लेकर, उसके मन में चल रही हलचल से लेकर, उसके अंदर भरी हुई फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, इन सबको किस तरह से बाहर लाना है, उसका कॉम्बिनेशन मैंने सैफ के साथ बैठ के बहुत बातों में निकाला कि क्या वो एक घुटीरी महिला है, क्या वो एक बहुत ही रिबेल टाइप ऑफ औरत हो चुकी है, क्या वो एक अच्छी माँ है, क्या वो एक अच्छी वाइफ है, क्या वो किसी पे ट्रस्ट कर सकती है, इस तरह की चीजें, या वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और उसको कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सो इस तरह से बहुत सारा स्टडी करके अपने अपने रेफरेंसेस को, और अपने आसपास के दोस्त जो हैं, लड़कियां दोस्त जो हैं, उन सबसे, सबके पास ही कुछ ना कुछ ऐसा है, स्कूल कॉलेज बड़े होते हुए, कुछ कुछ लोगों के पास बचपन में भी, पर हाँ, डायरेक्टली तौर पे फादर की तरफ से किसी के पास रेफरेंस नहीं था, लेकिन हाँ, एक दूसरे मर्द की तरफ से रेफरेंसेस जरूर थे। तो वो एग्रेशन, उसको आप 10 फोल्ड कर दीजिए, वो ट्रॉमा, उसको आप 10 फोल्ड कर दीजिए। वैसे जो एक बड़ा होता है, बड़ी होती है लड़की, उसमें क्या क्या अनुभव होंगे, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस और फ्रस्ट्रेशन होगी, उसका उस तरह से तोड़ करके मैंने इस कैरेक्टर को बुना। और ये कहानी बहुत ही कठिन सच का सामना करने और उसको दर्शाती है। और मतलब इस समझ को समाज के सामने, इस पूरे वाक्य को समाज के सामने लाने का पूरा सबूत भी है ये फिल्म। तो आई थिंक अगर ये फिल्म कुछ ऐसे लोग देखें जो खुद इस चीज से दो चार हो रहे हैं, तो शायद उनको बाहर आने का, खुद से कुछ आगे बढ़ के बोलने का मौका भी देगी और हिम्मत दिलाएगी। कृतिका ने अच्छे से समझाया। सैफ साहब, आप ये फिल्म बना लिया आपने बड़े लिमिटेड सिर्फ दिल्ली और बम्बई में इसको रिलीज कर, पहले ये बताइए कि इसको दिल्ली और मुंबई में क्यों रिलीज कर रहे हैं, और ज्यादा शहरों में क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं, ताकि और नहीं, लोग भी दूसरी चीज मैं इसी एडिशन बता देता हूँ। पूना भी रिलीज हो रही है, चंडीगढ़ भी रिलीज हो रही है फिल्म। कानपुर क्यों नहीं, नागपुर क्यों नहीं, भोपाल क्यों नहीं, सर पटना क्यों नहीं? वो नहीं, वो बिल्कुल है, क्योंकि वो हम अब टेरिटरी वाइज जाएंगे। हम सेकंड वीक में टेरिटरीज और खोलेंगे। और सर ये क्या है ना कि ये फिल्म स्टूडियो बैक नहीं है, ये इंडिविजुअल, मैं कहता हूँ इस फिल्म का चपरासी भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ। तो ये हमने स्ट्रेटेजाइज इस तरह से किया है कि जिन शहरों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हम वहाँ पहले रिलीज करेंगे, उसके बाद हम और टेरिटरीज खोलेंगे। और टेरिटरीज खोलेंगे, ये फिल्म मतलब मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे पूरे कंट्री में आएगी, लेकिन धीरे धीरे, इसीलिए हम शुरू में हम 4 शहरों में खोल रहे हैं इसमें। सैफ साहब, अक्सर ये सब्जेक्ट्स है ना, जहाँ पर मसाला मूवीज की एक मुक्का मारा हीरो ने, 10 गाड़ियां पलटी, 20 हीरोइन आती है, और फिर वो गाने, कॉमर्शियल और दुनियादारी, वो सारे एंगल तड़क भड़क नहीं है फिल्म में। कॉमर्शियली तौर पर कितने आश्वस्त हैं कि ये अच्छा कर पाए? देखिए, मुझे ये अंदाजा है कि ये फिल्म एंगेज करेगी लोगों को। नंबर मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि नंबर आई थिंक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं बता पाएगा किसी भी चीज का। बड़ी से बड़ी कमर्शियल फिल्म का भी नंबर आई थिंक, अगर जो लोग रिलीज से पहले कहते हैं कि इतना हो जाएगा, तो वो जरा गलत बात है। लेकिन हाँ, मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि ये फिल्म एंगेज करेगी,
और आपको इधर उधर ध्यान भटकने का मौका नहीं देगी। ये हमने अचीव कर लिया, तो हमारी कोशिश अब ये है कि जितने से जितने लोग हॉल के अंदर आएं और उस फिल्म को देखें। और ये मेरा मानना है कि वर्ड ऑफ माउथ से, और मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बिल्ड होगी, लोग इससे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई उस सिचुएशन से नहीं, उस जज्बे से करेंगे जो ये फिल्म दिखा रही है, उस फिल्म की ईमानदारी से करेंगे जिस ईमानदारी से ये फिल्म बनी है, उस पूरे जो फिल्म का मूल्य है उससे लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आनंद साहब, मतलब जो बाप और माँ और बेटे का रिश्ता और बाप और बेटी का रिश्ता, हमेशा कहते हैं ना, जो माँ के साथ ज्यादा क्लोज बेटा होता है और बाप के साथ ज्यादा क्लोज बेटी होती है। तो ऐसे में अक्सर लोग सुनते हैं ये चीज और फिर रिजेक्ट कर देते हैं, मानते ही नहीं। अगर उनका दिमाग कह रहा होता है कि चलो ठीक है, हुआ होगा ऐसा, लेकिन दिल और सोच रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। इस सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। मेरी इस तरह का सोच मेरी बहुत ही पॉसिबल और सर आदमी क्या अपनी बात तरीके का तरीके से सोचते हैं और इस तरीके से वो बिहेव बर्ताव करते हैं, तो वो यही साबित करता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनके अंदर वो एक जानवर है, एक बीस्ट है जो अभी तक निकला नहीं है पूरी तरह से। क्योंकि दिमाग अगर इस तरह का काम करवाता है किसी आदमी से, तो आप क्या कहेंगे उसको? आई मीन, इट इज अ फॉल्ट इन द जीन्स? इज इट अ फॉल्ट इन द बेसिक मेंटल बिल्डअप ऑफ द मैन? इज इट अ फॉल्ट इन द एटीट्यूड एंड द अप्रोच ऑफ अ पर्सन? या एक इस तरीके का एक बहुत ही, जो कहते हैं ना, जानवर अंदर घुसा हुआ है और छुपा हुआ है जो कभी कभी बाहर आ जाता है ना? इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग नॉर्मल है लेकिन पोटेंशियल रेपिस्ट्स हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल है लेकिन पोटेंशियल टेररिस्ट हैं। तो वो पोटेंशियल क्यों है? उस पोटेंशियल को हम क्यों नहीं मार सकते और निकाल सकते हमारे अंदर? दैट इज वाई कैरेक्टर बिल्डिंग कम्स। दैट इज वेयर आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, कितने अपने आप को डिसिप्लिन रख रहे हो, कितने मेंटल स्ट्रेंथ है आपके पास। अगर ये सब है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। अगर आपकी नहीं है तो आप वीक है, कमजोर हैं, और आपके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ऑर्गन्स को नहीं अटैक करते हैं, जो मन, दिमाग और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, और वो सबसे डरावनी बात है। सो हम सब यही इच्छा करेंगे कि ये जो इस तरीके का सोच है, जो डिस्ट्रक्टिव सोच है, जो हानिकारक नासूर है, वो लोग उसके ऊपर एक तरह से हावी हो जाएं। अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आए भी तो उसके ऊपर आप हावी हो जाए, उसको कंट्रोल करें। दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। That is a real test of character. गीतिका, क्या कहना चाहेंगी जो तमाम दर्शक आपको द रेड माइक के जरिए देख रहे हैं, अपनी फिल्म के बारे में क्या अपील करना चाहेंगी? आपके पास 1 मिनट है और सीधे लोगों से बातचीत करिए, व्यूअर से बातचीत करिए। मैं आप सभी लोगों से यही चाहूंगी कि इस फिल्म को, जो कि बहुत ही शिद्दत और बहुत ही हार्डवर्क से हम लोगों ने बनाई है, और इस मुद्दे को उठाया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई सुनना चाहता है, क्योंकि देखा जाए तो ये वही नजरिया दर्शाता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि नॉट माई चाइल्ड, नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन ये सोच गलत है। ये एक मुद्दा ग्लोबल कंसर्न होना चाहिए हम लोगों के मुताबिक। इस बारे में बात करनी जरूरी है। इस पूरे मुद्दे को सामने आने की बहुत जरूरत है, एक डायलॉग शुरू होने की बहुत जरूरत है। सो मेरी आप सभी लोगों से सिर्फ यही अपील रहेगी कि ये फिल्म को सराहें, देखें, इसके बारे में बात करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिवार वालों को बताएं, हो सके तो अपने माँ बाप के साथ ये फिल्म देखें,
और अपने अपने आसपास एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, खुद को भी एजुकेट करें कि ये मुद्दा बहुत ही संगीन और एक दिल दहला देने वाला मुद्दा है, जिसको जड़ से एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और हमें बतौर आर्टिस्ट ये मंच मिला है, हम बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को कि हम ये बात कह पाए, जो कि हम बिना इस मंच के शायद अपने आसपास सिर्फ बात ही कर पाते थे, लेकिन अब हम ये बड़े बड़े पर्दे पर लेकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे और इस बारे में समाज में कुछ बात हो, यही हम लोगों की तमन्ना है। ठीक है, ठीक है। सैफ साहब, 1 मिनट हम आपको भी दे रहे हैं कि सीधे दर्शकों से बात करिए, उनसे क्या कहना चाहें अपने फिल्म के बारे में और वो क्यों आए आपको देखने। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे मुद्दे की, वो है बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अलावा फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसमें बड़े खूबसूरत गाने हैं, एक पूरा वो स्ट्रक्चर है जो ऑडियंस एक फिल्म में देखती है। तो और ये फिल्म बहुत संवेदनशील तरीके से बनाई गई है, तो इसमें ना कोई न्यूडिटी है, ना कोई रेप है, ना कोई, इतने गहरे मुद्दे के बाद भी हमने इसको बहुत ही सेंसिटिवली ट्रीट किया है। और जैसे मैंने कहा कि गाने बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हार्मोनियल सॉन्ग्स हैं, तो ये पूरा एक एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस आके लेगी बड़े पर्दे पे। और जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि लोग ये ना समझें कि ये फिल्म है कि डर का पिटारा। आइए, देखिए, एंजॉय करिए और एक इंटरनलाइज करिए जो फिल्म कहना चाहती है। बिल्कुल। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ जी। अनंत साहब, आप क्या कहेंगे दर्शकों से। दर्शकों से मैं ये कहूँगा कि बार बार मुझे शिकायत मिलती है, बार बार हम शिकायत सुनते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बनती है, फिल्म ऑफ सब्सटेंस नहीं बनता है, सोशली रेलेवेंट फिल्में नहीं बनती हैं, बहुत ही मजाकिया, फ्रिवलस और एक तरीके से इनक्रेडिबल फैंटेसी फिल्में, फैंटास्टिक रादर इनक्रेडिबल फिल्में बनती हैं। तो आपकी शिकायत ये फिल्म दूर करेगी। आप एक ऐसी फिल्म देखेंगे जो आप घर ले जाएंगे अपने साथ, घर जाकर भी डिस्कस करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक फिल्म जो आपके साथ कुछ वक्त तक, यानी बहुत वक्त तक रहेगी साथ में। बहुत कम सिनेमा एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आप घर ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं और उसको एक तरीके से उसके बारे में सोच कर उसका पूरा रस निकाल सकते हैं और औरों के साथ भी बांट सकते हैं। एंटरटेनमेंट, जहाँ तक एंटरटेनमेंट का सवाल है, जो फिल्म आपको 90 मिनट तक एकदम पकड़ के रखता है, एकदम होल्ड करता है और एकदम अरेस्ट करके ग्रिप करता है, वही एंटरटेनमेंट है, वही जेन्युइन सही एंटरटेनमेंट है। और ये फिल्म आपको एक सेकंड भी आपको नहीं छोड़ेगी, आप एकदम ऑन द एज ऑफ योर सीट रहेंगे और एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर आप मुझे आप विश्वास नहीं हो तो जाकर थिएटर में देखिए एंड यू कैन थैंक मी फॉर इट। ठीक है, तो द रेड माइक के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, जितना आप लोग द रेड माइक को प्यार देते हैं उतना ही प्यार इस फिल्म को दीजिए। यस पापा, क्योंकि इस फिल्म में उस सामाजिक और बहुत व्यक्तिगत मुद्दे पर बात हुई है जो सच्चाई तो है, पर उस सच्चाई पर लोग कपड़ा डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। तो इस फिल्म को देखिए और अपने दोस्तों को भी जाइए कहिए कि देखें। 29 तारीख को यह फिल्म चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई और पुणे में रिलीज हो रही है। उसके बाद जैसा सैफ साहब ने कहा है कि और शहरों में भी जाएगी, तो इतना प्यार दें इन शहरों में कि जल्द से जल्द बाकी शहरों में भी सैफ साहब इसको रिलीज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच सौरभ।